नैना एक छोटे से गांव में रहती है। नैना के पिताजी एक गरीब किसान हैं। नैना का एक बड़ा भाई है जो मुंबई में एक छोटी सी कंपनी में जॉब करता है और नैना की पढ़ाई का सारा खर्च उठाता है। नैना गांव में रहकर अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करती है और फिर इंदौर शहर के एक छोटे से कॉलेज में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाती है। इंदौर में ठीक ठाक नौकरी नहीं मिलने पर वो गाँव को अलविदा कहकर अपने भाई के पास मुंबई आ जाती है। मुंबई में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में उसकी जॉब लग जाती है। आर्यन मुंबई के डोंगरी में पला बड़ा है। आर्यन ने अपनी सारी पढ़ाई मुंबई में रहकर ही की है। पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने की वजह से वो बहुत ही आसानी से इंजीनियरिंग पूरी कर लेता है। आर्यन के पिता एक गुंडा गैंग का हिस्सा हैं और वो लोकल बाज़ारों में हफ्ता वसूली और मारपीट जैसा काम करते हैं। आर्यन को पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके पिता ने कभी जॉब नहीं करने दी। वो आर्यन को एक अंडरवर्ल्ड डॉन बनाना चाहता था, लेकिन आर्यन की उसमें ज़रा भी रुचि नहीं थी। ज़बरदस्ती आर्यन को एक इंजीनियर होने के बावजूद अपने पिता के कहने पर हफ्ता वसूली जैसा काम करने पड़े। आर्यन के पिता के आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे। कई बार उन पर बड़ी गैंग के गुंडों द्वारा गोली चलाई जा चुकी थी। एक दिन आर्यन के पिता बाजार में हफ्ता वसूली के काम को अंजाम दे रहे थे। आर्यन भी उनके साथ ही था। तभी पीछे से एक आदमी आया और आर्यन को गोली मारने लगा, लेकिन वो आर्यन को गोली मारता उसके पहले ही आर्यन के पिता की नज़र उस पर पड़ गई। आर्यन के पिता जोर से चिल्लाए, आर्यन, और आर्यन की तरफ दौड़ पड़े। आर्यन अपने पिता की आवाज़ सुनकर जैसे ही पीछे पलटा, तब तक वो देखता है कि उसको लगने वाली गोली उसके पिता को लग चुकी थी। मुंबई की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर आर्यन अकेला अपने पिता को लेकर बैठा हुआ मदद के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया और उसके पिता ने उसकी गोद में ही दम तोड़ दिया। इस हादसे से आर्यन के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा और वो बदले की भावना लिए सड़कों और बाज़ारों में घूमने लगा, अपने पिता के कातिलों को तलाश करने लगा। एक दिन आर्यन अपने भाड़े के टट्टुओं के साथ रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। तभी अचानक से उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। एक सीधी सादी सिंपल सी लड़की, सिंपल से कपड़ों में। उसे देखकर आर्यन सब भूल सा जाता है। आर्यन उस लड़की के प्रति एक अजीब सा खिंचाव महसूस करता है। ये लड़की और कोई नहीं, नैना थी। आर्यन नैना का पीछा करते हुए उसके भाई के घर तक पहुंच जाता है। नैना का भाई एक बिल्डिंग में छोटे से रूम में रहता है। नैना अपने भाई के कमरे में पहुंचती है। नैना का भाई नैना को गले लगाकर उसका स्वागत करता है। नैना अपने भाई से कहती है, क्या भाई, आप भी इतने से कमरे में रहते हो? इससे बड़े तो हमारे गांव में बाथरूम है। नैना का भाई कहता है, ये मुंबई शहर है नैना, यहाँ इतना बड़ा कमरा मिलना भी किस्मत की बात है। नैना अपने भाई से कहती है, भाई, जब मुझे नौकरी मिल जाएगी ना, हम समंदर के किनारे एक बड़ा सा बंगला लेंगे, बिल्कुल शाहरुख खान की तरह। नैना का भाई कहता है, बस सपने देखना बंद कर और चल अब फटाफट तैयार हो जा, आज तेरा इंटरव्यू है एक बहुत ही बड़ी कंपनी में। नैना, ठीक है भाई। नैना तैयार होकर अपने भाई के साथ घर से निकलती है। नैना का भाई ऑटो वाले को हाथ देकर रोकता है। नैना और सूरज दोनों ऑटो में बैठकर निकल जाते हैं। सूरज नैना के भाई का नाम है। आर्यन अपनी कार से नैना और सूरज का पीछा करने लगता है। एक बड़ी सी सॉफ्टवेयर कंपनी के बाहर जाकर ऑटो रुकता है। नैना और सूरज ऑटो में से उतरते हैं और कंपनी के अंदर चले जाते हैं। आर्यन अपनी कार से उतरता है और उस बड़ी सी कंपनी के ऑफिस को देखता है तो उसकी आंखों में नमी आ जाती है। आर्यन उस कंपनी के बाहर खड़ा रहता है और एक टक उस कंपनी को देखता रहता है, जैसे कोई बच्चा किसी खिलौने को देख रहा होता है। बिल्कुल उसी तरह से आर्यन उस कंपनी को देख रहा था। आर्यन हमेशा से इस कंपनी में काम करना चाहता था। उसका सपना था इस कंपनी में काम करना, लेकिन उसके पिता की वजह से वो कभी इस कंपनी तक पहुंच ही नहीं पाया। आर्यन अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है और सीधा अपने घर जाता है। उसके घर में एक पुरानी सी पेटी है। वो उस पेटी को खोलता है और उस पेटी में से अपनी डिग्री निकालता है और अपनी डिग्री को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। नैना इंटरव्यू में पास हो जाती है और नैना की जॉब लग जाती है। नैना बहुत खुश है। इस खुशी के मौके पर सूरज नैना को शहर घुमाता है और कहता भी है कि आज घूम लो जितना घूमना है, कल से टाइम नहीं मिलेगा। आर्यन की माँ आर्यन को रोता देख उसके पास आती है
और पूछती है, क्या हुआ बेटा, तू इस तरह क्यों रो रहा है? आर्यन रोते रोते अपनी माँ के हाथ में अपनी डिग्री थमा देता है। उसकी माँ भी उन डिग्रियों को देखकर रोने लगती है। आर्यन रोते हुए कहता है, माँ, मुझे सब अच्छा नहीं लगता। मैं एक इज्जत की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं नौकरी करके पैसे कमाना चाहता हूँ। माँ, इस तरह लोगों से उनकी कमाई छीन कर खाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आर्यन की माँ कहती है, ठीक है बेटा, तुझे जो करना है कर। वैसे भी इस हराम के धंधे में कुछ नहीं रखा बेटा। आज तेरा बाप हमें छोड़कर चला गया, कल को कोई तुझे भी गोली मार देगा और तू भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। दोनों माँ बेटे एक दूसरे से मिल मिलकर खूब रोते हैं। अगले दिन आर्यन तैयार होकर फॉर्मल ड्रेस पहनता है, टाई बांधता है और इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। आर्यन अपनी डिग्रियां जब इंटरव्यूअर को देता है तो वो आर्यन की डिग्री देखकर बड़ा इम्प्रेस होता है। फिर वो आर्यन से कुछ सवाल पूछता है। आर्यन उन सारे सवालों के जवाब तुरंत देता है। आर्यन की डिटेल्स वो जब कंप्यूटर में डालता है तो देखता है कि आर्यन को तो 3 साल पहले भी कंपनी में जॉब ऑफर की थी और वो भी हेड की पोस्ट ऑफर की गई थी। इंटरव्यूअर आर्यन से पूछता है, आर्यन, हमारी कंपनी ने तुम्हें हेड की पोस्ट ऑफर की थी, वो भी 3 साल पहले। तुम जब नहीं आए तो अब जूनियर इंजीनियर की पोस्ट का इंटरव्यू देने के लिए आए हो? आर्यन कहता है, सॉरी सर, मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जिस वजह से मैं नहीं आ पाया। इंटरव्यूअर कहता है, क्या आर्यन, तुम हमारी कंपनी के हेड इंजीनियर के तौर पर काम करना चाहोगे? आर्यन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अकलाते हुए कहता है, जी 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 ज़रूर सर। आर्यन अपने घर जाकर यह खबर देता है। उसकी माँ बहुत खुश होती है। इसी के साथ आर्यन उसकी माँ को एक घर छोड़ने को भी कहता है। वो कहता है कि कंपनी ने उसे रहने के लिए फ्लैट भी दिया है और अब हम वहीं रहेंगे माँ। मैं इस बस्ती को छोड़ना चाहता हूँ। आर्यन की माँ तैयार हो जाती है उसके साथ जाने को। आर्यन अगले दिन कंपनी पहुँचता है। कंपनी के सभी सीनियर और जूनियर इंजीनियर्स को इकट्ठा किया गया है आर्यन के स्वागत के लिए। आर्यन कंपनी के एचआर के साथ सब लोगों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। कंपनी के एचआर सबको कहते हैं कि आपके नए हेड हैं, आज से आप लोग इनके अंडर में काम करेंगे। सब लोग आर्यन को वेलकम और गुड मॉर्निंग विश करते हैं और फिर एक एक करके आर्यन से हाथ मिलाते हैं। नैना भी उन्हीं लोगों के बीच खड़ी हुई है। नैना आती है और आर्यन से हाथ मिलाकर प्यारी सी आवाज़ में वेलकम कहती है। आर्यन भी उसे मुस्कुराते हुए थैंक यू कहता है। ज़िंदगी भी कैसे कैसे खेल खेलती है। कल रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ एक गुंडा आज देश की टॉप आईटी कंपनी का हेड इंजीनियर बनकर खड़ा है। नैना अभी कंपनी में नई नई है और नैना के एक छोटे से शहर से होने की वजह से कंपनी में काम करने वाली दूसरी लड़कियां उसे ओल्ड फैशन कहती हैं। इसलिए उसकी किसी से भी अभी ठीक से दोस्ती नहीं हुई है। वो कैंटीन में भी अकेले ही खाना खाती है। आर्यन ज़्यादा से ज़्यादा नैना के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन दोनों के ओहदे में इतना ज़्यादा फ़र्क है कि उनका सारा दिन साथ रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है। नैना दिन में मुश्किल से 1 या 2 बार दिखाई देती है आर्यन को। उसमें भी कोई बातचीत नहीं हो पाती है। सिर्फ नैना हेलो या गुड मॉर्निंग बोलकर निकल जाती है आर्यन को। आर्यन नैना से बात करने को और उससे दोस्ती करने को बेताब है, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिल पा रहा है। कई बार आर्यन ने नैना को काम के बहाने से अपने केबिन में भी बुलाया, लेकिन नैना इतनी डरी सहमी हुई सी आती है कि वो सिर्फ उससे काम की बात करता है और नैना वापस चली जाती है। आर्यन अपने केबिन में ही लंच कर रहा था अभी तक, लेकिन आज उसके दिल में ख्याल आया कि नैना किसके साथ लंच करती होगी। उसे लगा नैना या तो अपनी सहेलियों के साथ लंच करती होगी या फिर नैना ने कोई बॉयफ्रेंड बना लिया होगा। आर्यन कैंटीन में पहुंचता है। नैना उसे कहीं दिखाई नहीं देती। वो कैंटीन में सबसे आखिर तक जाता है तो देखता है कि नैना सबसे आखिर में कोने में एक टेबल पर अकेली बैठी हुई है। आर्यन उसके सामने जाकर बैठ जाता है। नैना आर्यन को देखकर खड़ी हो जाती है। आर्यन नैना को बैठने को कहता है। नैना बैठ जाती है और कहती है, सर आप यहाँ? आर्यन कहता है, वो क्या है ना नैना, मैं रोज़ अपने केबिन में बैठकर अकेले लंच करता हूँ। अकेले लंच कर करके मैं बोर हो गया हूँ, तो सोचा आज कैंटीन का राउंड लगाया जाए। लेकिन यहाँ तो सब लोग अपने दोस्तों के साथ बिजी हैं, तो मैं अकेला देखकर मैं यहाँ चला आया। नैना कहती है, ओके सर, कोई बात नहीं। आर्यन पूछता है, क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? नैना कहती है, नहीं सर।
आर्यन फिर से पूछता है, कोई बॉयफ्रेंड तो होगा? नैना शर्म से नीचे सर झुका लेती है और कहती है, नहीं सर। आर्यन कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ लंच कर सकता हूँ? नैना कहती है, जी मेरे साथ? क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। आर्यन और नैना दोनों साथ में लंच करते हैं और लंच करते हुए ढेर सारी बातें करते हैं। आर्यन अब हर रोज कैंटीन में आने लगा है। आर्यन और नैना दोनों साथ में ही खाना खाते हैं। दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी है। कंपनी से निकलने के बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। आर्यन रोज नैना को अपनी कार से उसके घर छोड़कर आता है। छुट्टी वाले दिन भी दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। नैना को शोर शराबा पसंद नहीं, इसलिए वो किसी क्लब या रेस्टोरेंट जाने के बजाय समंदर के किनारे पर जाकर बैठ जाते हैं। आर्यन नैना को अपने दिल की बात बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो किसी खास मौके का इंतजार कर रहा है। इसी तरह लगभग 1 साल से ज़्यादा गुजर जाता है। आज कंपनी में सभी लोगों के प्रमोशन होना है। प्रमोशन लिस्ट में नैना का कहीं भी नाम नहीं था, लेकिन आर्यन HR से रिक्वेस्ट करके नैना को सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पर प्रमोशन दिलवा देता है। नैना इस प्रमोशन से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो शाम को अपने घर जाती है और अपने भाई सूरज को चिल्ला चिल्ला कर बताती है, भाई प्रमोशन मिल गया, मेरा प्रमोशन हो गया भाई। सूरज नैना को गले लगा लेता है और कहता है, मुबारक हो बहन, तुझे इससे भी बड़े बड़े प्रमोशन मिले। नैना कहती है, एक खुशखबरी और है भाई। सूरज पूछता है, वो क्या है? नैना कहती है, भाई अब हमें इस बाथरूम जैसे कमरे में नहीं रहना पड़ेगा। सूरज पूछता है, मतलब? नैना कहती है, भाई कंपनी ने मुझे फ्लैट दिया है रहने के लिए, कल से हम उसी फ्लैट पर रहेंगे। सूरज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो बहुत खुश था। सूरज और नैना गांव में फ़ोन लगाकर अपने माँ बाप को भी खुशखबरी देते हैं। अब नैना और आर्यन के फ्लैट एक ही बिल्डिंग में एक ही फ्लोर पर बिल्कुल पास पास हैं, और ये सब कुछ आर्यन ने अपना खुद का प्रमोशन रुकवा कर किया था। उसने HR को प्रमोशन लेने से मना कर दिया था और बदले में नैना को फ्लैट और प्रमोशन देने को कहा था। प्रमोशन के अगले दिन हमेशा की तरह दोनों समंदर के किनारे पर बैठे हुए हैं। नैना आर्यन को थैंक यू बोलती है और कहती है कि मैं जानती हूँ मेरे प्रमोशन के पीछे तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है और तुम्हारी वजह से ही मुझे प्रमोशन मिल पाया है। थैंक यू सो मच आर्यन। आर्यन कहता है, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है नैना। नैना कहती है, सच में आर्यन, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। पता नहीं मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊंगी। आर्यन कहता है, एक तरीका है नैना। नैना पूछती है, क्या तरीका है, बताओ। आर्यन नैना का हाथ पकड़ता है और नैना की आंखों में देखकर कहता है, आई लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नैना शर्म से नीचे सर झुका लेती है और आर्यन से अपना हाथ छुड़ा लेती है। आर्यन कहता है, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नैना कहती है, नहीं। आर्यन कहता है, फिर तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। नैना कहती है, मैं पहले अपने भाई से बात करूंगी इस बारे में, फिर तुम्हें जवाब दूंगी। एक दूसरे के पास पास रहते हुए नैना का भाई भी आर्यन को अच्छे से पहचानने लगा है और आर्यन की माँ को भी नैना अच्छी लगने लगी है। दोनों के परिवार के बीच अच्छे संबंध हो चुके हैं। एक दिन नैना अपने भाई से आर्यन के बारे में बात कर लेती है और सूरज आर्यन के लिए नैना को भी हाँ कह देता है। सूरज गांव में फ़ोन लगाकर अपने माँ बाप से भी आर्यन के बारे में बात कर लेता है और आर्यन के फ़ोटो पहुंचा देता है। सूरज आर्यन की माँ से भी बात कर लेता है। आर्यन की माँ तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सूरज का मुंह मीठा कराती है और सूरज को कहती है कि बेटा, मैं खुद न जाने कितने दिन से तुमसे इस बारे में बात करने का सोच रही थी, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ कहने की। शाम का वक्त है। आर्यन समंदर के किनारे खड़ा हुआ है और नैना का इंतज़ार कर रहा है। नैना पीछे से आती है और उसे धक्का दे देती है। आर्यन पानी में चला जाता है। उसकी पैंट थोड़ी सी गीली हो जाती है। आर्यन नैना से कहता है, नैना ये क्या हरकत है? नैना कहती है, सॉरी बाबा, मुझे नहीं पता था तुम इतने कमज़ोर हो, तुम मेरे थोड़े से धक्के से समंदर में कूद पड़ोगे। आर्यन नैना को गौर से देखने लगता है। नैना के चेहरे पर उसे एक अलग ही खुशी नज़र आ रही है। वो नैना से पूछता है, क्या बात है, फिर से प्रमोशन हो गया क्या? इतनी खुश क्यों हो? नैना कहती है, बस कुछ यूं ही समझो। आर्यन पूछता है, मतलब?
नैना कहती है, अब मैं मिस नैना से मिसेज नैना बनने वाली हूँ। आर्यन खुशी से मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे भाई ने हाँ कर दी क्या? नैना कहती है, हाँ, मेरे भाई ने हाँ कर दी, मेरे मम्मी पापा ने भी हाँ कर दी और तुम्हारी मम्मी ने भी हाँ कर दी। आर्यन कहता है, तुमने मेरी मम्मी से भी बात कर ली? नैना कहती है, नहीं, मैंने नहीं, मेरे भाई ने ही बात की तुम्हारी मम्मी से। मेरा भाई दुनिया का बेस्ट भाई है। आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, उस दिन का जवाब नहीं दिया तुमने अब तक। नैना जोर से हंसने लगती है और समंदर के किनारे पानी में दौड़ लगाने लग जाती है। आर्यन भी उसके पीछे पीछे दौड़ लगाते हुए भागने लगता है और उसे पकड़ लेता है। नैना आर्यन की आंखों में देखती है और कहती है, आई लव यू आर्यन। आर्यन भी नैना की आंखों में देखते हुए कहता है, आई लव यू टू नैना। दोनों बैठकर बात करने लगते हैं और शादी के सपने सजाने लगते हैं। तभी आर्यन नैना को अपने अतीत के बारे में बताने लगता है। नैना की वजह से कैसे वो एक गुंडे से इतनी बड़ी कंपनी का हेड बन गया। अपने अतीत की एक एक बात सब कुछ नैना को बता देता है। नैना सब कुछ गौर से सुनती है और फिर आर्यन का हाथ पकड़कर कहती है, आर्यन, मुझे तुम्हारे अतीत से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तुम्हारे बीते हुए कल में नहीं, मुझे तुम्हारे आज में रहना है और तुम्हारे आने वाले कल को सजाना है। आर्यन, तुम भी मेरे आज को और मेरे आने वाले कल को खुशियों से भर देना। आर्यन कहता है, मैं वादा करता हूँ नैना, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करूँगा। नैना और आर्यन दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। नैना का चेहरा शहर की तरफ है और आर्यन का चेहरा समंदर की तरफ। दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर बैठे हुए हैं। बहुत ही सुहानी शाम है। तभी नैना जोर से चिल्लाती है, आर्यन। नैना आर्यन से अपना हाथ छुड़ाकर उसके सामने आ जाती है। आर्यन पीछे पलटकर देखता है। तब तक नैना को गोली लग चुकी है। नैना के जिस्म से खून निकलता देख आर्यन जोर से चिल्लाता है, नैना। आर्यन नैना का सर अपनी गोद में रखकर बैठ जाता है और कहता है, नैना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम अभी अस्पताल चलेंगे नैना। नैना दर्द से कराते हुए कहती है, नहीं आर्यन, हम दोनों का साथ बस यहीं तक का था, अलविदा आर्यन। इतना कहकर नैना आर्यन की गोद में दम तोड़ देती है। वो गुंडा अब भी वहीं खड़े खड़े जोर जोर से हंस रहा था। आर्यन उस गुंडे को मारने के लिए गुस्से से उसकी तरफ दौड़ लगाता है। वो गुंडा हंसते हुए गोली चलाता है और आर्यन के सीने में 4 गोलियां उतार देता है। आर्यन लहूलुहान होकर नीचे गिर जाता है और अपनी आखिरी सांस लेता है। जिस समंदर के सामने नैना ने अपना घर बनाने का ख्वाब सजाया था, आज उसी समंदर के सामने नैना की लाश पड़ी थी। देर रात किसी ने पुलिस को खबर दी और फिर पुलिस ने दोनों के शवों को उठाया और सूरज को खबर दी। ये खबर सुनकर सूरज के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन खिसक गई। नैना के माँ बाप पर पहाड़ टूट पड़े और आर्यन की माँ का इकलौता सहारा भी टूट गया। जिस अतीत से आर्यन भागता रहा, वो अतीत भी आर्यन के पीछे पीछे भागता रहा। आर्यन के पिता के जुर्मों की सज़ा कितने बेगुनाह लोगों को मिली। कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं इसी तरह एक अगली कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।